चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का टर्म क्यों दिया गया है। वाई दिस इज नॉट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनी अदर मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक का भी नाम है और इनऑर्गेनिक का भी नाम है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज द नेम ऑफ ऑल दोज कंपाउंड्स which are present in the living body and perform living function। वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हैं, जो बायोलॉजिकल रोल प्ले करती हैं, जो बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होती हैं बॉडी में, उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक नेचर के हों या चाहे वो इनऑर्गेनिक नेचर के हों। तो आपने याद रखना है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ biological system which perform a life related function is called biological molecule। biological molecule में हम देखते हैं कि इसके लिए हमने बाकायदा एक अलग ब्रांच जो है वो डेवलप किया है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स ओनली अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स है और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस हैं, तो ये कॉमन टॉपिक है बायो का और केमिस्ट्री का। ये सिर्फ बायो से नहीं होगा, ये सिर्फ केमिस्ट्री से भी नहीं होगा, तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, केमिकल प्रोसेसेस, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें, उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग बॉडीज, और वो तमाम एलिमेंट्स जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में होते हैं उन एलिमेंट्स को भी हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल बॉडीज। आपको पता है कि ये 16 एलिमेंट्स हैं, और एमसीक्यूज के लिए याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट बायो एलिमेंट, तो मोस्ट एबंडेंट जो है वो ऑक्सीजन है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। इसके बाद फिर कार्बन है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह 16 एलिमेंट्स है। बट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज कार्बन। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम नहीं है। बायोकेमिस्ट्री जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम नहीं है। बायोकेमिस्ट्री इज द नेम ऑफ ऑल दोज कंपाउंड्स। हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ लिपिड और प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा। मॉलिक्यूल क्या है? अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल का बना हुआ, 2 और मोर देन 2 एटम्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, जिस तरह ऑक्सीजन में सेम है और कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंट है। टाइप्स के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। एक को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज कॉमन टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, whether that is organic or inorganic, whether that is homoatomic or heteroatomic, whether that is whatever is the nature of that element। लेकिन अगर वो लिविंग बॉडी के अंदर एक लिविंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही कंसीडर करेंगे। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इसकी सब क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कौन है और इनऑर्गेनिक कौन है, तो हम इनको सब क्लासीफाई करते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स that contains carbon as a basic elements found with hydrogen atom is called organic molecules. For example, protein, lipids, carbohydrates, vitamins, nucleic acids, it means DNA, RNA, conjugate molecules, इन तमाम को हम ऑर्गेनिक पोर्शन कहते हैं, और ये तमाम मिलकर 30% बनाती हैं, लेस देन 30। ऑर्गेनिक पोर्शन टोटल मिला के भी लेस देन 30% बनता है। इसके मुकाबले में अगर हम इनऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं, तो इसको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक
में कार्बन हो सकता है, लेकिन फिर उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं। मतलब वो ऑर्गेनिक की जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, और या तो सिरे से कार्बन ही नहीं होगा, ना कार्बन होगा ना हाइड्रोजन होगा। फिर अगर कार्बन होगा भी तो ऑर्गेनिक के रूल्स को पूरा नहीं करेगा, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास सबसे बड़ा कंपाउंड जो बॉडी के अंदर होता है वो है वाटर, जो कि सिर्फ सिंगल कंपाउंड भी 70% है। उसके साथ माइनर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं जो कि इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है जी, आपको पता है कि कार्बोनेट्स हो सकते हैं बॉडी में, एंड कार्बोनेट्स आर आल्सो इनऑर्गेनिक्स। इनके अलावा मॉलिक्यूल्स के अलावा सर्टेन एलिमेंट्स भी हैं जो आयोनिक फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, लेकिन वो चूंकि एलिमेंट स्टेज में है तो हम उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में काउंट नहीं करते। बायो एलिमेंट्स तो हैं बट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी को कंस्टिट्यूट करती है। हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर है। वी विल स्टडी ईच ऑफ देम। पहले हम आते हैं जनाब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called fundamental biological molecules, or those molecules which are used in the structural organization of body of living things. Biological molecule हर उस molecule का नाम है जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हो या उसमें कोई फंक्शन कर रहा हो, या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो या हमारी बॉडी का फंक्शनल कंपोनेंट हो। हमारी बॉडी में हर चीज 2 टाइप्स में पाया जाता है, आपने याद रखना है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। डीएनए भी स्ट्रक्चरल भी है जो कोई काम नहीं करता, फंक्शनल भी है जो काम करता है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी है जो कोई काम नहीं करता, फंक्शनल जो फंक्शन कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है। लिपिड स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है। तो हर एक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में 2 स्टेट्स में होता है, एक उसका स्ट्रक्चरल स्टेट होता है, एक उसका फंक्शनल स्टेट होता है। जिस तरह डीएनए में आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, एक नॉन फंक्शनल है और एक फंक्शनल है। कंडेंस और नॉन कंडेंस, कंडेंस नॉन फंक्शनल है, नॉन कंडेंस स्ट्रक्चरल है, सॉरी फंक्शनल है। तो इसी तरह प्रोटीन्स में फाइब्रस प्रोटीन हम पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चरल है, ग्लोबुलर फंक्शनल है। तो हमारी बॉडी में दोनों चीज़ें ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो हमारी बॉडी का और दूसरा ये है कि वो फंक्शनल कंपोनेंट हो, तब जाके हम उसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहेंगे। सेकंड, आपने याद रखना है कि देयर आर 5 फंडामेंटल बेसिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। इनके अलावा वाइटामिन भी हैं बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, और फिलहाल इन्होंने इसको भी एक्सक्लूड कर दिया है, बट वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम। हम आते हैं जनाब, पहले हम वाटर को डिस्कस करते हैं। जनरली वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑल इन द प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एटसेट्रा। सबसे ज़्यादा अमाउंट लिविंग बॉडी में वाटर की है। दैट्स वाई सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में भी अल्लाह पाक ने उसी ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% है तो यूनिवर्स में भी 70% ही रखा गया ताकि अवेलेबिलिटी में कोई इशू ना हो। वाटर फॉर्म्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी वेट। इट मीन्स 70 to 75% बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। विदाउट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, प्रोटोप्लाज्म इज अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस। सो वाटर इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बॉडीज। MCQs याद रखें, 70% वाटर है बॉडी में, 10% डिक्रीज इन वाटर विल किल द सेल। अगर बॉडी में वाटर की अमाउंट 10% कम हो जाए तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने लिखना है कि 10% डिक्रीज इन वाटर किल्स द सेल। अगर 10% वाटर की डिफिशियंसी आ जाए बॉडी में तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, बॉडी खत्म हो जाएगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि विदाउट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, प्रोटोप्लाज्म इज अनएबल टू सर्वाइव। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये वाटर की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर एक को हम अलग डिस्कस करेंगे। एंड टेक्स पार्ट इन ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस लाइक हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा। एवरी लिविंग बॉडी हैज 70% वाटर and 10% decrease in water kills the cell.
ये अपने याद रखना है कि 60%, 61%, 62%, 63%, इससे वाटर ज़्यादा होने चाहिए। अगर इससे वाटर की अमाउंट कम हो जाए तो सेल सर्वाइव नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने फॉर द MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। वन इज प्रेजेंस ऑफ 70% वाटर, द अदर इज डिक्रीज इन 10% वाटर। अब हम थोड़ा सा प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है तमाम कंपाउंड्स की, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन दी प्रोटोप्लाज्म इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज अ होल तो वाटर है क्योंकि 70% एरिया तो उन्होंने कवर कर लिया। अब जब हम ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिक का आपको पता है कि ऑर्गेनिक टोटल 30% है, तो टोटल 30% में 18% ओनली प्रोटीन होता है। हम कहते हैं कि दिस इज 18% आउट ऑफ 30% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेल में टोटल 30% ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उस 30 में से आप देख लें कि 2/3 तो सिर्फ प्रोटीन आ गया। फिर 18%, 15 to 18 पॉसिबल है, एवरेज हम लेते हैं 18। नेक्स्ट टू वाटर द सेकेंड एबंडेंट मॉलिक्यूल एंड सेल इज प्रोटीन। सेकेंड एबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन ऑर्गेनिक में सबसे टॉप पे है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस। आपकी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है और जितनी भी रिपेयरिंग हो रही है, हर चीज़ जो दोबारा बन रही है, चाहे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, स्किन है, जो चीज़ दोबारा बन सकती है, हीलिंग उसमें हो सकती है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। Proteins are involved in body growth and repair mechanism. Proteins play structural and functional role in cell. Not only protein but every compound, every organic compound will perform structural, functional and as well as functional function. ये जो इसका structural function है, इसको हम बाद में fibrous कहेंगे जब इसको हम डिस्कस करेंगे, और functional को हम globular कहेंगे। That will be called globular proteins. Enzymes are proteins in nature, which are simply called biological catalyst. प्रोटीन की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारी बॉडी में फंक्शनल प्रोटीन्स की वो एंजाइम्स हैं। इसी तरह एंटीबॉडीज़ हैं, इसी तरह सर्टन हार्मोन्स हैं, इसी तरह सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये तमाम फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चरल्स में हिस्टोन है, मायोसिन है, एक्टिन है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स के जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूनिवर्स, लेकिन बॉडी के अंदर ओनली 4% है। आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है दैट इज 4% आउट ऑफ टोटल 30%, लेकिन ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। बॉडी में तो प्रोटीन से कम है, हमारी बॉडी में प्रोटीन से कम है, लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। प्रोटीन से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज भी याद रखिए। अगर आपसे पूछने कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, तो कोलेजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। अच्छा, 2 एमसीक्यूज अलग अलग लिख लें। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एंड यूनिवर्स अलग लिख लें और बॉडी में अलग लिख लें। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन एंड यूनिवर्स अगर ये पूछ लें तो आपका आंसर होगा रोबिस्को एंजाइम। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलेगा आपको वो रोबिस्को एंजाइम है। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो आपका आंसर होगा कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन भी कौन सा? कोलेजन टाइप 1, नॉट टाइप 2। आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछने कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन यूनिवर्स, सो दैट विल बी रोबिस्को एंजाइम। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पूछे सो योर आंसर विल बी कोलेजन प्रोटीन। अगर कोलेजन में फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से पूछे तो आपने बोलना है टाइप 1। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ लें तो आपने बोलना है कि बॉडी में ये 3rd नंबर पे आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2nd पोजीशन पे है, लेकिन यूनिवर्स में टॉप पे है। तो आपने लिखना है कि मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स। हम लिखते हैं कि 3rd एबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, 3rd एबंडेंट मॉलिक्यूल इन
cell are carbohydrates also called saccharide or sugar. और इसी पॉइंट के साथ आपने लिखना है कि थर्ड एबंडेंट तो सेल में हो गया, सेकेंड एबंडेंट ऑर्गेनिक में से, सेकेंड एबंडेंट ऑर्गेनिक इन बॉडी और मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से, क्योंकि यूनिवर्स में भी सबसे ज़्यादा वाटर ही है 70%। लेकिन अगर आपसे पूछने कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। क्योंकि ये सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में, तो प्लांट्स की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा अगर ये पूछ लें, तो आपने याद रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा सेलुलोज मिलेगा बिकॉज ऑफ सेल वॉल। हम कहते हैं कि सेल स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स एज रिजर्व फूड मटेरियल। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी बॉडी में 2 स्टेट्स में मिलेगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। लेकिन एक थर्ड स्टेट भी हो सकता है, वो है स्टोरेज स्टेट। या वो आपकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर बना रहा होगा, या आपकी बॉडी में कोई फंक्शन कर रहा होगा, या आपकी बॉडी में स्टोर होगा फॉर द एनर्जी सिंथेसिस। इन 3 पर्पसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं बायोलॉजी में। एसिमिलेशन मीन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन योर बॉडी, whether that is structural, whether that is functional or whether that is for the sake of energy। तो ये 3 काम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो हीट में कन्वर्ट होगा, या तो आपकी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये जब हम डिटेल में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला यही है कि जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने कार्बन होते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट में, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज वाटर। जनरल फार्मूला आपने याद रखना है CnH2nOn, या आप इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि CnH2ON। इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होंगे। लेकिन इसके लिमिटेशन हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में कि ये जनरल फार्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ मोनोसैकेराइड के ऊपर ही अप्लाई होता है। ये लिमिटेशन हम आगे जाके देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बॉडी। देखिए, प्राइमरी सोर्स और चीपेस्ट सोर्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि ये ज्यादा एनर्जी देता है। कीप इन माइंड, चीपेस्ट सोर्स का मतलब है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी आप जनरल साइंस पढ़ रहे थे क्लास 2 क्लास 3 से आज तक, आप जब भी रेस्पिरेशन का रिएक्शन पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे इजी कन्वर्जन होती है एनर्जी में। अगर आप प्रोटीन की बात करोगे उसका मैकेनिज्म लेंथी है, अगर आप लिपिड्स की बात करोगे तो उसका मैकेनिज्म लेंथी है एनर्जी में कन्वर्जन का। ऑल्दो प्रोटीन प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड प्रोवाइड 2.5 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी। लिपिड्स 2.5 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म इतना लेंथी है कि वो आपको इन हैंड एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आपको नहीं दे सकता। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और बहुत लेंथी मैकेनिज्म से गुजरना पड़ेगा। इसी तरह प्रोटीन्स के लिए भी आपको लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डीअमाइनेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट हाइड्रोलाइसिस करनी है, ग्लूकोज बनाना है और ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करना है, दैट्स इनफ। तो चूंकि इसका एनर्जी में कन्वर्जन का मैकेनिज्म सबसे ईजी है, तो हम इसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऑल्दो एमसीक्यूज के लिए याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देती है। इसके बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जैसे आपके घर में कोयला भी पड़ा हो, कागज भी पड़ा हो और लकड़ी भी पड़ी हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि कोयला सबसे ज़्यादा हीट देता है, लेकिन कोयले को जलाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लकड़ी जलाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, और कागज़ पड़ा है बस आप क्विकली उसको कन्वर्ट कर लोगे। हालांकि वो जो पेपर है वो तो 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको इंस्टेंट हीट प्रोवाइड कर लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल इस पेपर की तरह है,
और ये जो कोयला है ये आपकी बॉडी में लिपिड्स है जो बड़ी मुश्किल से स्प्लिट होती है, लेकिन जब स्प्लिट होती है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है, 2.5। अच्छा, अगर आपसे पूछने कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है तो कार्बोहाइड्रेट। अगर उसमें से पूछने तो आपने याद रखना है कि सबसे टॉप पे सेलुलोज है, फर्स्ट पोजीशन पे सेलुलोज है, सेकंड पोजीशन पे काइटिन है। और ये भी याद रखें, अगर आपसे पूछने कि पेवर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ये कॉटन है जो हम घरों में ये यूज करते हैं, कॉटन। पेवर फॉर्म इज कॉटन। बाकी हर एक चीज में कोई ना कोई अमाइन ग्रुप होगा या सल्फर होगा या उसके अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैचमेंट होगी या उसमें पेक्टिन होगा या उसमें लिग्निन होगा, अटैचमेंट के लिए यूज हुआ होगा। कॉटन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच हैज ओनली कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, और उसके साथ किसी चीज की एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है। तो पेवरेस्ट फॉर्म आपने याद रखना है कॉटन, मोस्ट एबंडेंट सेलुलोज, बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट की सेकंड पोजीशन है, यूनिवर्स में फर्स्ट पोजीशन है, और एज अ होल बॉडी में थर्ड है क्योंकि वाटर टॉप पे है, यूनिवर्स में भी और बॉडी में भी। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लिपिड्स को। लिपिड एक्ट्स एज द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट एज अ रिजर्व फूड। याद रखिए, लिपिड इज द ओनली कंपाउंड इन योर बॉडी विच इज नॉट पॉलीमर, क्योंकि ये सेम यूनिट से नहीं बना, ये डिफरेंट यूनिट से बने हैं। तो आपने याद रखने ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, प्रोटीन भी पॉलीमर्स हैं, लेकिन लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ लिपिड जो हैं वो पेवर हैं, बाकी सारे जो हैं वो इम्पेवर हैं और वो डिफरेंट कंपाउंड्स के बने हुए हैं। तो हम कहते हैं कि एज अ होल जब हम लिपिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलीमर। अगर हम इसको पॉलीमर कहेंगे तो इसको हम हेट्रोपॉलीमर कहेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हम ग्लाइसरॉल पढ़ेंगे और फैटी एसिड्स। अगर ये जिस ग्लाइसरॉल के होते हैं या जिस फैटी एसिड्स के तो फिर हम उसको, लेकिन आप देखते हैं कि इसमें एक अल्कोहल ग्रुप है और एक इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये डाइवर्स ग्रुप का बना हुआ है, इसलिए हम उसको किसी एक यूनिट का पॉलीमर नहीं कह सकते। बाकी कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है, मोनोसैकेराइड ही से बना होगा चाहे कुछ भी हो, प्रोटीन भी पॉलीमर है, अमीनो एसिड से ही बना होगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन और जब हम डीएनए की बात करते हैं तो भी ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ही बना होगा। जब हम आरएनए की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का ही बना होगा। लेकिन जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और हम इसको पॉलीमर ऑफ एनी मोनोमर नहीं कह सकते। लिपिड्स आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। रीज़न ये है कि ये बहुत हैवी है और आपको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट इश्यूज, वेस्कुलर इश्यूज काज कर सकती है, तो इसलिए हम इसकी अमाउंट जो है वो खाने में कम यूज़ करते हैं। लिपिड एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और कुछ हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स इससे बने हैं और ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। आपने याद रखना है कि सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड कंपाउंड गिव्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बल्कि डबल से भी ज़्यादा। ये तो हम मिनिमम लेते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड जिसमें सिर्फ फैटी एसिड्स हों और सिरे से ग्लाइसरोल ही ना हो, वो भी कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देगा। तो आपने याद रखना है कि ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम कहते हैं कि डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए एंड आरएनए आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जब सेकेंड ईयर में पूरे चैप्टर आप इस पे कर चुके हैं कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और वो आरएनए प्रोड्यूस करता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं, तो हम उसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन बायोलॉजी। याद रखें, लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं है दुनिया में। तो बायोलॉजिकली हम उसको डिफाइन करते हैं, सेंट्रल डोग्मा इज लाइफ। जब तक डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आप जिंदा हैं, और ना तो फिर आप शर्मिंदा हैं। याद रखें कि हम लाइफ को बायोलॉजिकली सेंट्रल डोग्मा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी लाइफ की कोई डेफिनेशन आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ये भी आपको पता है। ये सारे
सिंपलर टॉपिक्स हैं, एक कंडेंसेशन है और एक हाइड्रोलिसिस है। जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें कंडेंसेशन की ज़रूरत होती है, जब हम एनाबॉलिज्म कर रहे हैं तो हमें कंडेंसेशन की ज़रूरत है, जब हम सिंथेसिस कर रहे हैं हमें कंडेंसेशन की ज़रूरत है, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कंडेंसेशन की ज़रूरत है। कंडेंसेशन का मतलब है कि जब हम मोनोमर्स को आपस में ज्वाइन करें और उससे पॉलीमर्स बनाएं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम मोनोमर्स। हम कहते हैं कि कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। जब तक एक साइड से हाइड्रोक्साइड और दूसरे साइड से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो ऑर्गेनिक यूनिट्स के बीच में बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। ग्लूकोज का बॉन्ड तब बनेगा जब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अमाइनो एसिड का बॉन्ड तब बनेगा जब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। इट मीन्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ये तमाम बॉन्ड्स तब बनेंगे जब बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। दैट्स वाई हम उसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, उसको हम कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। आप उसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन के साथ साथ एनाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकली दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। आप उसको बायोलॉजिकली सिंथेटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये एनाबॉलिक भी है, ये सिंथेटिक भी है। आप इसको कंस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं बायोलॉजिकली, क्योंकि ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप इसको पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। और डिहाइड्रेशन तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है। हम क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। व्हेन टू मोनोमर्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीमर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट का पता हो। कोई भी रिएक्शन उन्होंने दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, अगर उसमें वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसको कंडेंसेशन का नाम देना है। बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन के अलावा बॉन्ड्स नहीं बन सकते यूनिट्स के बीच में। और ये भी याद रखें, कंडेंसेशन से जो बॉन्ड बनता है वो एनर्जी प्रोवाइडर नहीं होता। पॉलीमर अगर मोनोमर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एनर्जी नहीं बना रहा। अगर आप ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं तो कोई एनर्जी नहीं मिल रही, जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलेगी। कंडेंसेशन से बनने वाले बॉन्ड्स कभी भी एनर्जी सोर्स नहीं होते, ये सिर्फ पॉलीमर बनाते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ग्लूकोज को स्प्लिट करने से आपको एटीपीज मिलेंगे। तो आपने याद रखना है ये एमसीक्यूज के लिए कि ये जो बॉन्ड हमने बनाया है इट प्रोवाइड्स नो एनर्जी, इनके तोड़ने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, लिपिड्स को फैटी एसिड में तोड़ने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन फैटी एसिड को फर्दर तोड़ने से हमें एटीपीज मिलेंगे, ग्लूकोज को फर्दर ब्रेकडाउन से हमें एटीपीज मिलेंगे, अमीनो एसिड की फर्दर स्प्लिटिंग से हमें एटीपीज मिलेंगे। प्रोटीन लेवल तक स्प्लिटिंग हमें कुछ नहीं देगा, यह डाइजेशन में आएगा। डाइजेशन एनर्जी नहीं देता, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर बना रहे हैं। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाना डाइजेशन है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना फिर रिस्पायरेशन है। लिपिड्स से फैटी एसिड्स बनाना डाइजेशन है, फैटी एसिड में फिर एनर्जी में कन्वर्जन, वो फिर रिस्पायरेशन है, एनर्जी है। तो ये जो हम कंडेंसेशन की बात करते हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कोई एनर्जी का सोर्स, कोई एनर्जी का जिक्र नहीं किया। ठीक है कि कोई रिएक्शन हो सकता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, लेकिन वो एटीपी फॉर्मेशन नहीं करेगा। इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस, हीट गेन हो सकता है, लेकिन एटीपी सिंथेसिस नहीं कर सकता, बॉडी की करेंसी नहीं बना सकता। अच्छा, हाइड्रोलिसिस क्या है? वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। वाटर की रिमूवल से आपने जो बॉन्ड बनाया था, वाटर के एडिशन से वो बॉन्ड आप दोबारा तोड़ सकते हैं, लेकिन इस बॉन्ड के तोड़ने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको मोनोमर्स मिलेंगे और फिर मोनोमर्स की फर्दर स्प्लिटिंग से आपको एनर्जी मिलेगी। तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच पॉलीमर्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर्स स्मॉल एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स within the addition of water is called hydrolysis. In this process, water is used for splitting or breaking or lysis of bond. याद रखिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा।
और ईस्टर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने से आपको सब कुछ मिलेगा। एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के तोड़ने से मिलती है। कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, या जिस तरह हम कार्बोनिल में पढ़ते हैं कि अल्डिहाइड हो गया कीटोन, तो अल्डिहाइड या कीटोन बॉन्ड तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो हो सकता है, लेकिन एनर्जी करेंसी फॉर्मेशन नहीं कर सकता। वो तो बाहर भी हो सकता है बॉडी से, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बायोलॉजिकल, उसका कोई रोल नहीं है बायोलॉजिकली। अच्छा, थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं आज से रिलेटेड। आप लोग ये बताएं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन वाटर रिमूवल। आप देख लें इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। गुड, बोथ ए एंड सी। जिस तरह आप लोगों ने उसको एनाबॉलिक का, कंस्ट्रक्टिव का, सिंथेटिक का, पॉलीमराइजेशन का, इसी तरह आप हाइड्रोलाइसिस को भी अल्टरनेट फॉर्म में डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, कैटाबॉलिक कह सकते हैं, क्योंकि ये स्प्लिटिंग कर रहा है। कैटाबॉलिक कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यही आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे कि आप सिर्फ कंडेंसेशन ना कहें बल्कि आप उसको एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, और आप सिर्फ हाइड्रोलाइसिस ना कहें बल्कि उसको आप कैटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं बायोलॉजिकली। डैश डिक्रीज इन वाटर किल्स द सेल। वाटर में कितनी डिफिशियंसी आएगी तो सेल सरवाइव नहीं करेगा, कोई बता सकते हैं? 10%। वेरी गुड। 10% डिक्रीज इन वाटर अगर हो जाए बॉडी में तो बॉडी सरवाइव नहीं करेगी और डिहाइड्रेशन से इंसान मर जाएगा।